हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और तैयारी में लगे होंगे, इसलिए कि बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। अगले साल फरवरी में पहले सप्ताह में बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही समय पर तैयारी को पूरा करें और अच्छी तैयारी के लिए अच्छा समय भी देना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के लिए 12वीं क्लास का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल नया चैप्टर है बायोलॉजी में, और इस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, नया चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। ये जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीक, इसमें हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। एक इस चैप्टर में प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है और दूसरा हम लोगों को प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, हम इसके सिद्धांत और हम इसके प्रक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है और क्या प्रोसेस है। दो बात, पहले तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन को जान ले कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, प्राचीन समय में माइक्रोब्स या बायोएक्टिविटी द्वारा मानव कल्याण के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पादन को प्राप्त करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। पहले से भी, प्राचीन काल से भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करके कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ के निर्माण की जो क्रिया होती है, हम उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, वर्तमान समय में हम लोग जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करा करके हम लोग मानव कल्याण के लिए उत्पादन को प्राप्त करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी जेनेटिक मटेरियल में किसी प्रकार की चेंजिंग करके हम जो नया उत्पाद हम प्राप्त करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, जो मानव कल्याण के लिए होता है। अब हम लोगों को देखना है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल दो है। एक हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। एक हम लोग देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक आनुवंशिक अभियंत्रण, और दूसरा है हम लोग को केमिकल अभियंत्रण या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ये दो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जीन प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग किसी जीव से, एनिमल से हो या प्लांट से हो, हम जीन को प्राप्त करते हैं और उस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ करके होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग करते हैं। जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होता है तो कुछ नया कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बात समझ में आई। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग जीएम क्रॉप और हम लोग जीएम एनिमल प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं। जीएम क्रॉप के अंदर कई प्रकार के पौधे में हम लोग जीन का हेरा फेरी करके हम नए गुण उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से हम लोग एनिमल के अंदर भी हम लोग जीन के अंदर हेरा फेरी करके, जीन के अंदर मैनिपुलेशन करके हम लोग उसको हम नया कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं जीएम क्रॉप आएगा इसके अंतर्गत, और रोजी कॉ, ये जेनेटिक एनिमल होते हैं। अब देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, हम लोग अच्छे वातावरण, रोग रहित वातावरण तैयार करके हम लोग, और केमिकल्स का उपयोग करके हम लोग जो कोई एंटीबायोटिक या किसी और प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं या इंजाइम होते हैं, हम लोग रोग रहित वातावरण करके केमिकल्स के उपयोग के द्वारा, तकनीक के माध्यम से हम लोग जब कोई केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं, कोई केमिकल उत्पादन करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इंजाइम का निर्माण करते हैं। ये सारे निर्माण जो होते हैं, ये सारा का सारा निर्माण हम लोग कहलाते हैं, इसमें ये आएगा, सारा का सारा निर्माण जो आएगा ये केमिकल इंजीनियरिंग के तहत आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल हो गया है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। ये दोनों बात समझ में आ गई। अगर दोनों बात समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को। प्रिंसिपल में दो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, दो बात, केमिकल और जेनेटिक, ये दो इंजीनियरिंग, ये दोनों हो गया प्रिंसिपल। इसमें होगा जीन का हेरा फेरी करके हम नए गुण उत्पन्न करते हैं। यहाँ होगा केमिकल का उपयोग करके हम नया केमिकल्स प्रोडक्ट बनाते हैं। केमिकल्स का हम जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे है एंटीबायोटिक है, जैसे प्रोटीन है, जैसे इंजाइम है, ये सारा निर्माण कहलाएगा केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर कंसेप्ट यहाँ पर। अब आप आइए, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसा तकनीक जिसके द्वारा हम नए डीएनए का निर्माण करते हैं। तो नए डीएनए के निर्माण की जो क्रिया होती है, चलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि ऐसा तकनीक जिसके द्वारा नए डीएनए का निर्माण होता है, हम उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जानकारी सबसे पहले स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने 1972 ईस्वी में दिया था। इस टेक्नोलॉजी की जानकारी हर्बर्ट बोयर है, स्टैनले कोहेन, ये दोनों वैज्ञानिक मिल करके 1972 ईस्वी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जानकारी दिया। समझ में आ गया बच्चे? अब देखिए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग जो उसको आरडीएनए के द्वारा भी सूचित करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो नया डीएनए बनता है, हम उस डीएनए को आरडीएनए के नाम से भी सूचित करते हैं। अब इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या औजार पाती हो सकता है जो हम इस काम को करेंगे, इस तकनीक को जो कंप्लीट करेंगे, तो इस तकनीक में कौन कौन से टूल्स, औजार्स का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन औजार आते हैं। रिस्ट्रक्शन इंजाइम, सबसे पहले क्या आएगा? रिस्ट्रक्शन इंजाइम आएगा। अब रिस्ट्रक्शन इंजाइम क्या होता है? तो देखिए, रिस्ट्रक्शन इंजाइम जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के इंजाइम होते हैं जो डीएनए अणु को काटते हैं, डीएनए अणु को खंडित करते हैं, डीएनए अणु को टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं। इसलिए हम रिस्ट्रक्शन इंजाइम को हम जो है मोलिकुलर सीजर ऑफ डीएनए भी कहते हैं, मोलिकुलर सीजर ऑफ डीएनए भी कहते हैं, यानी डीएनए अणु की कैंची भी कहते हैं। और ये रिस्ट्रक्शन इंजाइम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडोन्यूक्लियेज और एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज। जो इंडोन्यूक्लियेज होते हैं वो डीएनए अणु को भीतर में विशेष स्थान पर काटते हैं, इंडोन्यूक्लियेज। और जो इंजाइम जो रिस्ट्रक्शन जो इंडोन्यूक्लियेज हो गया वो भीतर में काटेगा डीएनए अणु को, और जो एक्सोन्यूक्लियेज होता है वो डीएनए अणु के बाहर से न्यूक्लियोटाइड को हटाने में जो इंड होते हैं, डीएनए का जो इंड होता है, उस डीएनए के इंड अगर जैसे देखा जाए कि यहाँ पे ये डीएनए अगर है, ये डीएनए है, ये डीएनए, तो ये डीएनए में जो भीतर में काटेगा, विशेष स्थान पर काटेगा, विशेष स्थान पर काटेगा, विशेष काटेगा, तो हम उसको बोलेंगे इंडोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज। ये रिस्ट्रक्शन इंजाइम का इंडोन्यूक्लियेज। और इसी जगह हम जो देखते हैं कि ये डीएनए अणु है, ये डीएनए अणु, और इस डीएनए अणु में किनारे से, अगर किनारे से न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, किनारे से न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा किनारे से, तो हम इसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियेज। ये हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेज। और ये काटने वाला हो जाएगा इंडोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज। जो भीतर में डीएनए अणु के भीतर में काटेगा वो हो जाएगा इंडोन्यूक्लियेज। और जो किनारे से न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा मेरे बच्चे, उसको हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियेज। समझ में आ गया? इंडो और एक्सो दोनों है रिस्ट्रक्शन इंजाइम। और पहला जो रिस्ट्रक्शन इंजाइम होता है वो हैंड सेकंड होता। कई रिस्ट्रक्शन इंजाइम कई अनेकों संख्या में है, ठीक है, लेकिन उसमें जो पहला रिस्ट्रक्शन इंजाइम है वो है हैंड सेकंड। हैंड सेकंड याद रहना चाहिए। ये हैंड सेकंड जो होता है वो हैंड सेकंड जो होता है वो रिस्ट्रक्शन इंजाइम होता है। हैंड सेकंड होगा, हैंड सेकंड। ये होता है फर्स्ट रिस्ट्रक्शन इंजाइम।
रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ये फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है। एंड सेकेंड, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंजाइम में हम एक होता है डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम इसके अंदर उपयोग आता है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर एक आता है लाइगेज, लाइगेज एंजाइम डीएनए के टुकड़ा को आपस में जोड़ने काम करते हैं। हम जो कटिंग करते हैं, काट करके जो होस्ट में हम वेक्टर में जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने में जो काम करेगा, फेविकॉल के जैसा जो काम करेगा, वो एंजाइम कहलाता है डीएनए लाइगेज। समझ में आया बात? तो डीएनए लाइगेज डीएनए के टुकड़े को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करेगा? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज डीएनए खंड को, डीएनए के टुकड़ा को आपस में जोड़ने का काम करता है। या फिर ऐसा एंजाइम जो डीएनए खंड को आपस में जोड़ता हो, हम उसे बोलेंगे डीएनए लाइगेज। और जो एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, हम उसे डीएनए पॉलीमेरेज कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर। हम लोग वेक्टर के रूप में जनरली प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। प्लाज्मिड एक प्रकार के बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, हम उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और हम इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं तकनीक के द्वारा, और फिर उसमें अंदर हम जो जीन प्राप्त करते हैं, जो डीएनए प्राप्त करते हैं, उस डीएनए को लाइगेज एंजाइम की मदद से हम वेक्टर में जोड़ते हैं। और वेक्टर में जोड़ने के बाद तब हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम क्लोनिंग वेक्टर, मतलब है कि जब जीन को वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, और तब जोड़े हुए जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं वो होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इसकी जो प्रिंसिपल की क्रिया जो होती है डीएनए जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो पूरा हो जाती है। बात समझ में आ गया? इसमें हम लोग लेंगे रिस्ट्रक्शन एंजाइम, एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए लाइगेज, और क्लोनिंग वेक्टर में हम उपयोग करेंगे प्लाज्मिड का। और होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम एनिमल हो जा प्लांट, अगर हम एनिमल में लेंगे तो फिर हम लोग को जीएम क्रॉप हो जाएगा, और प्लांट में लेते हैं तो हम लोग जीएम एनिमल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग को देखना है इसमें एक और बात है, जो कटिंग जो होता है। एक बात और देखिए, एक बात और जान लिया जाए कि डीएनए पैलिंड्रोम क्या होता है। इस पर भी सवाल आता है, कभी कभी आता है कि डीएनए पैलिंड्रोम क्या होता है। इस पर भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है, और संभावना है कि फिर पूछा भी जा सकता है। तो हमको जान लेने में कोई हर्ज नहीं है, हम जान लें डीएनए पैलिंड्रोम क्या होता है। देखिए, डीएनए पैलिंड्रोम से पहले आप जानिए पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम शब्दों के ऐसे समूह जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक जैसा पढ़ा जाए, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। फिर सुन लीजिए, शब्दों के ऐसे समूह जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक जैसा पढ़ा जाए, हम उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे जहाज है, डालडा है, ये सब क्या हो जाएगा? पैलिंड्रोम। अब यहाँ टर्म आ गया डीएनए पैलिंड्रोम। डीएनए पैलिंड्रोम क्या है? तो डीएनए पैलिंड्रोम है कि डीएनए अणु को, डीएनए अणु में जो नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस होते हैं, तो डीएनए अणु में नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस के ऐसा समूह जिसको हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, एक जैसा पढ़ा जाए। मतलब अब हम लोग देखते हैं, जैसे जी है, ए है, टी है और सी है। ये 3 से 5 डायरेक्शन में नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस है। हम इसका जो कम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सी है तो जी आ जाएगा, ए आ जाएगा, टी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो जी ए टी सी, इधर से पढ़ेंगे जी ए टी सी। मतलब नाइट्रोजनस बेस में सीक्वेंस, जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस को हम लोग आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, जब एक जैसा पढ़ा जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए पैलिंड्रोम। और ये डीएनए पैलिंड्रोम जो होगा तो वो इस तरह से जब बनेगा, तो उसमें अब ये जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं, तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम इसको जो काटेगा, डीएनए अणु को जो काटेगा, चूंकि रिस्ट्रक्शन एंजाइम को हम लोग मोलेकुलर सीजर ऑफ डीएनए भी कहते हैं, ये काटेगा तो इंडो, अगर भीतर में काट रहा है, डीएनए अणु को भीतर में काट रहा है विशेष स्थान पर, तो कहलाएगा इंडोन्यूक्लियेज। और अगर अलग से किनारे से काट रहा, डीएनए अणु को किनारे से काट रहा, न्यूक्लियोटाइड को हटा रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चे एक्सोन्यूक्लियेज। क्लियर है? अब हम लोग को देखना है रिकम्बिनेंट
जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसका प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रम क्या होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रक्रम में होगा, डीएनए को पहले हम लोग अलग करेंगे। कोई भी जीव अगर है तो हम उससे बॉडी से हम उसको डीएनए को पहले अलग करेंगे, और डीएनए को अलग करने के बाद हम डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटेंगे। पहले तो अलग करेंगे हम, फिर उसको काटेंगे, टुकड़े में काटेंगे। किसकी मदद से? रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से। और उसको टुकड़े में काटने के बाद तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में के माध्यम से, यह इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम इस माध्यम से जो डीएनए खंड का जो विशेष टुकड़ा होता है, हम उस विशेष टुकड़ा को इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के माध्यम से हम वो विशेष टुकड़ा डीएनए का प्राप्त करते हैं। और उस विशेष टुकड़े को हम पीसीआर का उपयोग करके, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, आप जान लीजिए पीसी का क्या मतलब होता है, पोली में पीसीआर, ये जो पीसीआर होगा वो पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में हम डीएनए के विशेष खंड को कई हजारों लाखों गुना बड़ा करके देखते हैं। हम उसको जो है एम्प्लीफिकेशन के द्वारा कई हजारों लाखों गुना बड़ा करके हम डीएनए के छोटे से खंडों को देखते हैं, ताकि इसका अध्ययन ठीक से हो सके। अब उसमें जो बेहतरीन, जो अच्छा डीएनए खंड होगा, जो उपयुक्त डीएनए खंड होगा, जो डिजायरेबल कैरेक्टर का डीएनए खंड होगा, हम उसको अलग करके और तब हम लोग होस्ट सेल में, तो इसको हम लोग जीन ट्रांसफर करेंगे। होस्ट सेल में जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर के माध्यम से हम जीन का जो ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में, तो हम या तो इंजेक्शन के द्वारा करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, या फिर शूट गन या जीन गन, जिसको हम लोग बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। तो जीन ट्रांसफर के विधि है, जीन ट्रांसफर की विधि क्या हो गया? माइक्रो इंजेक्शन मेथड हो गया, या फिर हम लोग क्या कहेंगे? बायोलिस्टिक मेथड। इन विधियों से हम जो जीन प्राप्त किए उस जीन को होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं, और होस्ट सेल में प्रवेश करा करके हम लोग तब अच्छे अच्छे गुण की हम प्राप्ति करते हैं। ये पूरी की पूरी क्रिया का कहलाएगी, ये कहलाएगी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस कहलाएंगे, ये पूरी क्रिया। अब इस सारे की सारी क्रिया में हम तो ये आपको कम समय में अच्छी तैयारी के लिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हो सके। हम लोग ऑफलाइन में इसका पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं, और हम लोग क्रैश कोर्स में हम लोग बता भी रहे हैं अभी प्रेजेंट समय में, टाइम में, और आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से हम घर बैठे, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अच्छा बन सके, अच्छा हल हो सके, अच्छा नंबर आ सके। हम इसके लिए आपको यूट्यूब के माध्यम से अपने प्यारे बच्चों को हम ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर इस जानकारी में कहीं भी डाउट बनता हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जब आपको अगर ये समझने में अगर अच्छा लगता हो तो इसको दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे भी मुफ्त में जानकारी प्राप्त कर ले, इसलिए आप इसको कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। और यदि अच्छा लगता हो आपको तो आप इसको दूसरे जगह शेयर भी, दूसरे साथियों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं कि इसमें हम लोग, ये आसान मामला नहीं होता है। हम लोग तो ये 4-5 टर्म में बता दिया। हम लोग जीव से डीएनए प्राप्त करेंगे, तो डीएनए प्राप्त करने के लिए पहले हम सेल प्राप्त करेंगे। सेल चाहे बाल से हो, नाखून से हो, त्वचा से हो, ब्लड से हो, कहीं से सेल प्राप्त करेंगे। सेल से टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पहले न्यूक्लियस अलग करेंगे, न्यूक्लियस में डीएनए को अलग करेंगे, फिर डीएनए को हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से टुकड़ा टुकड़ा में काटेंगे, फिर उस टुकड़ा को पीसीआर, उस टुकड़ा को इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के माध्यम से हम उसको विशेष टुकड़ा प्राप्त करेंगे, और तब उसे हम पीसीआर के माध्यम से मैग्नीफाई करके, एम्प्लीफिकेशन करके हम उसका जो है बड़ा करके तब हम उसका अध्ययन करते हैं, और फिर उसको हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, और जीन ट्रांसफर मेथड के द्वारा हम होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं, और होस्ट सेल में प्रवेश करा करके तब हम नए गुण उत्पन्न करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल और प्रोसेस दो ही बात इसके अंदर ध्यान रखना। और ये सारा टॉपिक है, टर्म है, इसके अंदर जितने भी टर्म है सारे टर्म पर प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। आप क्वेश्चन बैंक भी उठा के देख सकते हैं। ऐसे भी हम आपको के बोर्ड का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बता भी चुके हैं। हम 1 साल का जो 2009 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बता चुके हैं, और आपको हम सारे जो क्वेश्चन है 9 से लेकर के 25 तक
हम समय समय पर हम इसको डालते रहेंगे। और पहला चैप्टर से लेकर के ये 11 चैप्टर तक हो गया। तो मेरे बच्चे, आप समय निकाल करके इसको पढ़ें, याद करें, नोट्स तैयार करें और अपने परीक्षा की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप अच्छे तरह से करें। आपकी तैयारी को, आपको जो बेहतर तैयारी कराने में हम आपको मदद के लिए तैयार हैं और हम आपको मदद कर भी रहे हैं। आप इस समय का जितना उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कि एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है। अब समय कम है आपके पास और सब्जेक्ट ज़्यादा है, टॉपिक ज़्यादा है, चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हम कम समय के लिए इस सारे बायोलॉजी के सारे चैप्टर को, पूरे के पूरे 16 चैप्टर को हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे और इसका हम प्रश्न भी हल कराएंगे। और इसके बाद 2009 से लेकर के 25 तक का हम आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। इसके बाद भी हम आपको क्रैश कोर्स की टॉपिक बताने वाले हैं, जो आपको और ज़्यादा गारंटेड तैयारी आपकी हो जाएगी। सिर्फ अब यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा अहमद बायोलॉजी स्टडी सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। क्लियर है इस बात को? और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मेरा ऑफलाइन क्लास, जो क्लास 12 का होगा, वो नए साल में 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन क्लास, जो प्यारे बच्चों मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मिर्टोला सेंटर हो, सराही सेंटर हो या फिर इस्लामिया चौक का सेंटर हो बिहार सहरसा में, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन एडमिशन उसका चल रहा है। ऑफलाइन क्लास के लिए ऑनलाइन एडमिशन भी होता है मेरे यहाँ। आप नंबर पर संपर्क करके आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ये चैप्टर को समाप्त किया। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस चैप्टर 11 समाप्त हुआ। हम आपको फिर कल मिलते हैं चैप्टर 12 के लिए। आप तैयार रहेंगे और इसका पूरा का पूरा फायदा आप उठाएंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।